जय हिंद बच्चों। हम अग्निवीर के लिए फिजिक्स पढ़ रहे थे और फिजिक्स में हमने बहुत सारे चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं, जिनमें मेनली था मोशन, फिर आया था हमारे मैटर, फिर हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी मैटर की, उसके बाद हम ग्रेविटेशन की ओर गए थे, वर्क पावर एनर्जी हम पढ़ चुके थे, उसके बाद में हमने शुरू किया था लॉज ऑफ मोशन, और अभी तक हम उसे ही पढ़ रहे थे। बच्चों हमारा अग्निवीर का पोस्टर आ चुका है, आप पोस्टर देखिए, इसमें सारी डिटेल दी हुई है कि हम किस किस के लिए वर्क कर रहे हैं, किस किस के लिए आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आप स्कैन करके भी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बच्चों हम लॉज ऑफ मोशन की बात कर रहे थे और सबसे पहले हमने बात की थी जड़त्व की। जड़त्व क्या होता है? जड़त्व पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है, उसे जड़त्व कहते हैं। अब जड़त्व तीन प्रकार का होता है, जैसे विराम का जड़त्व, यदि कोई वस्तु रुकी हुई है तो वो गति का विरोध करती है, उसे विराम का जड़त्व कहते हैं। उसके बाद में सेकंड था गतिशील वस्तु का जड़त्व या गति का जड़त्व, गतिक जड़त्व। इसमें ऐसा होता है कि कोई वस्तु गतिशील है तो वो रुकने का विरोध करती है, तो वो गतिक जड़त्व। इसके बाद आता है दिशा का जड़त्व। यदि कोई वस्तु घूर्णन कर रही है या किसी दिशा में कार्यरत है, किसी दिशा में वर्क कर रही है, तो वो अपने दिशा के परिवर्तन होने का विरोध करती है, उसे कहते हैं दिशा का जड़त्व। तीन प्रकार का हमने पढ़ लिया था, इसके एग्जाम्पल्स भी हमने पढ़े थे। जैसे पेड़ को हिलाने पर फल टूट के गिर जाते हैं, क्यों? विराम के जड़त्व के कारण। चादर को पीटने पर धूल के कण अलग होते हैं, उसका भी कारण विराम का जड़त्व है। उसके अलावा जब शीशे पर गोली मारते हैं तो ओनली छेद होता है, परंतु हम पत्थर की मारे तो वो पत्थर बड़ा होता है और बड़ा एरिया एक साथ लेता है, एक साथ बड़ा एरिया हिट करता है, इसलिए पूरा कांच ही टूट जाता है। अच्छा, उसके बाद जड़त्व गति का पढ़ा था हमने, तो उसमें यही था कि अचानक ब्रेक लगाते हैं तो यात्री को आगे की ओर झटका लगता है। उसी प्रकार से गतिमान ट्रेन से या अपन बाइक से कूदते हैं नीचे तो हम आगे की ओर गिरते हैं। इसी प्रकार से दिशा का जड़त्व था बच्चों। दिशा के जड़त्व में ऐसा होता है कि जैसे हम किसी स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, एक निश्चित दिशा में चल रहे हैं, तो जब हम मुड़ने का प्रयास करेंगे तो हमें एक साथ अधिक बल लगाना पड़ेगा, इसी कारण दिशा के जड़त्व के कारण। उसके बाद में अगला था एग्जाम्पल कि कीचड़ को रोकने के लिए वाहनों पे मडगार्ड लगाए जाते हैं, जिससे हम सुरक्षित रह सके, हमारे कपड़े सुरक्षित रह सके। वो भी किसका उदाहरण है? दिशा का जड़त्व का, क्योंकि वो कीचड़ भी पहिए के साथ साथ गोल गोल घूमता रहता है, लेकिन जब वो उससे अलग होता है पहिए से तो वो गोल गोल घूमने का प्रयास करता है। अच्छा, इसके बाद हम न्यूटन के जड़त्व के नियम पर पहुंच गए थे। उन्होंने कौन सी किताब में दिया था? प्रिंसिपिया में। और कब? 1687 में, 87 में। तो न्यूटन का पहला नियम था बच्चों, उसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। और ये नियम हमसे कहता है कि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, और गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। और हमने संवेग के बारे में जाना था। संवेग क्या होता है? P बराबर एम वी। यहाँ पे m क्या है बच्चों? मास, यानी कि द्रव्यमान, और v क्या है? वेलोसिटी। और इसकी विमा हमने निकाली थी m1 L-1 T-2, सॉरी m1 L1 T-1। इसके बाद में आवेग की पढ़ी थी हमने। आवेग क्या होता है बच्चों? बल इंटू टाइम पीरियड। टाइम कितने समय के लिए बल प्रभावी होता है, उसे क्या कहते हैं? आवेग। और इसकी विमा भी सेम थी। और इसका मात्रक क्या होगा बच्चों? बल और क्या है? समय। तो मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन इंटू सेकेंड।
तो इसके बाद में हम सेकंड नियम पर पहुंचे थे, और सेकंड नियम क्या था बच्चों कि आरोपित बल किसके समानुपाती होता है, dp बाई dt। या dp बाई dt क्या है, संवेग में परिवर्तन की दर। फिर हम संवेग पढ़ के आए थे, तो संवेग क्या होता है, mv, फिर हो गया dmv बाई dt। यहाँ पे m हमेशा कांस्टेंट होता है, इसलिए m को बाहर लाएंगे, dv बाई dt। और यह क्या होता है, त्वरण। ठीक है, तो ये हो गया टोटल F बराबर ma। ma क्यों हुआ, क्योंकि m तो ये और ये त्वरण होता है, त्वरण को ऐसे लिखते हैं, तो हमें इससे बल का फॉर्मूला मिलता है, और पहले नियम से बल की परिभाषा मिलती है। अच्छा, इसके बाद हमने इसके एग्जांपल्स पढ़े थे, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि दूसरे नियम से हमें बल का सूत्र मिलता है। इसके बाद में आज का शुरू करते हैं, और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमें 25 किलोग्राम द्रव्यमान दिया हुआ है, और वस्तु का त्वरण दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है बच्चों। ये क्या है, ए। हमें m क्या दिया हुआ है, 25 किलोग्राम। तो यूनिट्स में तो कोई इशू नहीं है, m केस में है, SI में है, इसलिए डायरेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर m a। m कितना है, 25 किलोग्राम, और a कितना है बच्चों, 8। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 200 न्यूटन, या फिर किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। जो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप करने का ट्राई करो। इसमें हमें दिया हुआ है F बराबर 100 न्यूटन, और M दिया हुआ है 50 kg, और हमसे पूछा है त्वरण। एक बार आप करने का ट्राई करो, उसके बाद मैं सोल्व करवाता हूँ। आप पॉज कीजिए वीडियो को और सोल्व कीजिए, तब तक मैं भी सोल्व करता हूँ। बच्चों F बराबर होता है ma, और F कितना दिया हुआ है 100, M कितना दिया हुआ है 50 इंटू A। हमें A की वैल्यू निकालनी है, 50 को उधर लेके जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ऑप्शन में हमें 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर 2 न्यूटन मिलेगा, और हमें सही कर देना है। जो इसके बाद आता है न्यूटन का तीसरा नियम, और बच्चों तीसरा नियम ये कहता है कि कोई भी क्रिया है, जैसे कोई बॉक्स है, हम इस पर कोई भी क्रिया कर रहे हैं तो इसकी तरफ से हम पर भी एक क्रिया होगी, जिसे प्रतिक्रिया कहते हैं, या रिएक्शन कहते हैं। एक्शन और रिएक्शन, यानी कि जैसे कोई रॉकेट ऊपर की ओर गति करता है तो वो एक गैसेज नीचे छोड़ता है, उन गैस के कारण ही उसे ऊपर की ओर गति मिलती है, और गैस का एक क्या होती है, ईंधन। यही क्रिया प्रतिक्रिया का एग्जाम्पल भी है और सिद्धांत भी है। यानी कि जैसे हम बंदूक चलाते हैं तो बंदूक से गोली निकलती है, लेकिन साथ में बंदूक भी पीछे की ओर प्रतिघात देती है, रिएक्शन देती है, जिसे हम प्रतिक्रिया बल कहते हैं, या प्रतिघाती बल कहते हैं। यानी कि कोई भी क्रिया हो वो अपने साथ अपने बराबर का फोर्स रिएक्शन में देती है, प्रतिघात के रूप में देती है, उसे ही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। जैसे प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में, बराबर तो है लेकिन दिशा अलग अलग है। जैसे रॉकेट ऊपर की ओर गति कर रहा है तो उसकी प्रतिक्रिया नीचे की ओर है, वैसे बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। और
क्रिया तथा प्रतिक्रिया अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करती है। क्रिया और प्रतिक्रिया एक साथ कार्य करती है, इनके बीच में समय अंतराल शून्य होता है। बच्चों टाइम नहीं मिलता, मतलब जैसे ही क्रिया हुई प्रतिक्रिया साथ के साथ होती है, इसमें बीच में टाइम लैप्स नहीं है, समय अंतराल नहीं है या इंटरवल नहीं है। ठीक है, इसके उदाहरण पढ़ लेते हैं। बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक पीछे हटने के कारण चोट लगती है या बंदूक पीछे की ओर हटती है। उसी प्रकार से जब हम नाव से कूदते हैं तो हम तो आगे की साइड कूदते हैं, लेकिन नाव को पीछे की ओर धकेलते हुए कूदते हैं। रॉकेट का उड़ना, जैसे कोई रॉकेट है, यदि ये ऊपर की ओर उड़ रहा है तो क्यों उड़ रहा है? क्योंकि नीचे की ओर गैसें जा रही है, उसी से इसको एनर्जी मिलती है और ऊपर की ओर उड़ता है। उसी प्रकार से नदी में तैरना, जैसे कोई है नदी में तैर रहा है तो ये पानी को पीछे की ओर धकेलता है, इसलिए आगे की ओर गति करता है। तो ये था बच्चों न्यूटन का थर्ड नियम। बच्चों हमने पहले नियम में पढ़ा तो क्या था? जड़त्व का नियम। पहला नियम क्या था? जड़त्व का नियम। और इससे क्या मिलती है? बल की परिभाषा। सेकंड नियम से हमें क्या मिलती है? ये काय का नियम था बच्चों? संवेग परिवर्तन का। इससे क्या मिला था? बल का सूत्र। और थर्ड नियम से बच्चों क्या मिलता है हमें? क्रिया प्रतिक्रिया। तीनों नियम याद रखने हैं बच्चों, क्योंकि हमारे जो सिलेबस में हैं बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको इनमें बहुत हार्ड टाइप के या बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत नॉर्मल मिलेंगे। आपसे केवल परिभाषा पूछी जाएगी। तो न्यूटन का जो थर्ड नियम है उससे बल की प्रकृति के बारे में पता चलता है। पहले से क्या चला? मात्र परिभाषा, दूसरे से सूत्र और तीसरे से प्रकृति। ये तीनों चीजें याद रखना बच्चों, क्योंकि एक एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट इन पे आ सकता है। न्यूटन का नियम केवल तभी कार्य करते हैं जब वस्तु की चाल प्रकाश की चाल से अत्यंत कम हो। बच्चों प्रकाश की चाल को लिखते हैं c से, और उसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कोई भी वस्तु यदि प्रकाश के वेग से चल रही है तो उस पर न्यूटन के नियम काम नहीं करेंगे। और बच्चों प्रकाश के वेग से चलना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इस वेग से केवल प्रकाश ही चल सकता है। इसलिए हम जो अपने आसपास देखते हैं वस्तुएं, उन पर न्यूटन के सारे नियम कार्य करते हैं। बच्चों इसके बाद अगला हमारा टॉपिक होगा घर्षण। और घर्षण क्या होता है बच्चों? कि जैसे हम चल रहे हैं तो हम किस कारण से चल रहे होते हैं? घर्षण के कारण। जैसे कभी आपने देखा होगा, जैसे बाइक होती है, उनके जो टायर होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाते हैं, तो चलने में आसानी नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि जो टायर होते हैं वो बहुत ज़्यादा गंजे हो जाते हैं, इस कारण से रोड पे ग्रिप नहीं बना पाते। तो हमें चलने के लिए भी ग्रिप की ज़रूरत होती है, घर्षण की ज़रूरत होती है। तो घर्षण क्या होता है? एक प्रकार का बल होता है जो संपर्क बल होता है, जो वस्तु से संपर्क में रहता है, जो हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। गति के विपरीत इसलिए क्योंकि जैसे हम आगे की ओर चल रहे हैं तो हमारी गति को विरोध ये पीछे की ओर करेगा, यानी कि हमें रोकने का प्रयास करेगा। और हमें रोकने का प्रयास कब कर सकता है? जब उल्टा बल लगे, यानी कि हम आगे गति कर रहे हैं तो संपर्क हो रहा है और ये पीछे की ओर या रोकने का प्रयास करेगा तो पीछे की ओर बल लगाएगा। जब हमारा बल मान लो F है और इसका भी कुछ है बल, तो F में से जब भी कम होगा जब ये पीछे की ओर बल लगाए। यदि आगे की ओर बल लगाएगा तो हमें घर्षण से फायदा हो गया और हमारी स्पीड और ज़्यादा हो जाएगी। तो घर्षण एक प्रकार का संपर्क बल है, जिसमें वस्तु के संपर्क में आया जाता है और ये गति का विरोध करता है, इसलिए इसको खासकर अच्छा नहीं माना जाता और क्षीण बल माना जाता है, क्षयकारी माना जाता है।
इसके नुकसान ही होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारी बाइक्स में ऑयल डाला जाता है, लुब्रिकेंट या ऑयल डाला जाता है, वो इसीलिए डाला जाता है कि जो बेयरिंग्स होते हैं उनके बीच में घर्षण नहीं हो। यदि उनके बीच में घर्षण होगा तो वो जल्दी खराब हो जाएंगे। इसको क्षयकारी या शीर्णबल माना जाता है। इसे स्नेह की सहायता से कम किया जाता है। स्नेह क्या होते हैं बच्चों? जैसे ऑयल, ग्रीस, ये स्नेहक होते हैं जिसकी सहायता से सतह को चिकना कर दिया जाता है। जैसे कोई भी सतह है जहाँ पे घर्षण अधिक है, वहाँ पे अगर चिकना कर दिया जाए तो घर्षण का मान कम हो जाता है और जो भी हमारे डैमेज हो रही है मशीनें, वस्तुएं, उनको डैमेज होने से बचाया जा सकता है। घर्षण बल क्षेत्रफल और वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करता। वस्तु किस स्पीड से चल रही है उस स्पीड पर घर्षण बल निर्भर नहीं करता, और ना ही संपर्क क्षेत्रफल पर करता है कि वस्तु का कितना पार्ट डायरेक्ट संपर्क में है। बच्चों, घर्षण के लाभ व हानि पढ़ लेते हैं। घर्षण कम होने के कारण हम बर्फ पर फिसल जाते हैं, ठीक है। घर्षण अधिक होने के कारण हम बालू या पानी में नहीं चल पाते। घर्षण अधिक होने के कारण मशीनों के कलपुर्जे टूट जाते हैं, फिर उनसे बचाने के लिए ऑयल वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। और घर्षण की कमी होने पर मशीनें चल ही नहीं पाती। यदि घर्षण बिल्कुल ही नहीं होगा तो मशीनें चल भी नहीं पाएगी। तो घर्षण जरूरी भी है और हानिकारक भी है। घर्षण के कारण ही हम रोड पर चल पाते हैं बच्चों। यदि बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो गया, घर्षण बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, तो हम चल ही नहीं पाएंगे, हम गिर जाएंगे। जैसे घरों की टाइल्स बहुत ज़्यादा अच्छी ले आते हैं हम, बिल्कुल घर्षण नहीं होता, या कोटा स्टोन को ज़्यादा घिसा लेते हैं, बिल्कुल भी घर्षण नहीं होता, तो हमारे फिसलने के चांस होते हैं और फिसल भी जाते हैं बच्चों। इसके बाद आता है अभिकेंद्र बल या अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल बच्चों, अभिकेंद्रीय बल वो बल होता है जिसे वृत्त है, इसमें हम एक डोरी पर पत्थर बांध के उसे घुमा रहे हैं, तो उसका पाथ क्या बनेगा? वृत्ताकार। सपोज करो कि डोरी टूट जाती है तो वस्तु बाहर की ओर जाती है। जैसे हम घर पे करते भी हैं कि हम कुछ बांध के घुमा रहे हैं, घूम रहा है, जिसे वो टूटता है तो वो आगे की ओर गति करती है। तो बच्चों ये देखो कि डोरी के कारण उस वस्तु का, उस पत्थर का जो पाथ है वो सर्कुलर बना हुआ रहता है। तो वो क्यों रहता है? किस बल के कारण रहता है? तो उसी बल को कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। तो इस बल के कारण क्यों रहता है? क्योंकि इस बल की प्रकृति होती है केंद्र की ओर आकर्षण करना, केंद्र की ओर आकर्षित करना। तो इसका परिभाषा पढ़ लेते हैं कि इस बल की दिशा वृत्त के केंद्र की ओर दृष्टि रहती है या केंद्र की ओर रहती है। वस्तु को बांधे रखता है वृत्त के केंद्र की ओर। जैसे चौराहे पर मुड़ते समय साइकिल सवार का झुक जाना अभिकेंद्रीय बल के कारण होता है। जो पृथ्वी होती है, हमारी पृथ्वी है, वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। किस बल के कारण लगाती है? अभिकेंद्रीय बल। सपोज करो कि जिस दिन अभिकेंद्रीय बल हट गया, पृथ्वी गायब हो जाएगी, दूसरी दिशाओं में चली जाएगी। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने का कारण भी अभिकेंद्रीय बल होता है। तो अभिकेंद्रीय बल का मान कितना होता है बच्चों? mv²/r। यहाँ पे r क्या है बच्चों? त्रिज्या। m क्या है? जो चक्कर लगा रहा है उसका द्रव्यमान, और v क्या है? उसका वेग। तो अभिकेंद्रीय बल से क्या समझे कि जो बल केंद्र की ओर कार्य करे, जिससे कोई भी वस्तु केंद्र की ओर बंधी हुई रहे, वो अभिकेंद्रीय बल। इसी प्रकार से अगला हमारा बल हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। अभी का मतलब केंद्र की ओर, यह है केंद्र, और अप का मतलब केंद्र से दूर। शॉर्ट में याद रखना अभी और अप का मीनिंग। ये एक प्रकार छद्म बल है या आभासी बल है। छद्म बल बच्चों वो होते हैं जिनका केवल आभास होता है, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता, केवल आभास होता है, उन्हें बोलते हैं छद्म बल।
जब कोई वस्तु वक्रीय गति करती है तो बाहर की ओर एक बल लगता है, जैसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि जैसे हम किसी पत्थर को डोरी से बांध के घुमाते हैं तो वो इस प्रकार से मोशन करता है, इस प्रकार से पथ में मोशन करता है। जब वो डोरी टूट जाएगी तो बाहर की ओर जाएगा, तो जिस बल से बाहर की ओर जाएगा उसे ही अपकेंद्रीय बल कहते हैं। इसी कारण से दही से मक्खन अलग किया जाता है, दूध से क्रीम को अलग किया जाता है, और वॉशिंग मशीन भी इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। बच्चों एक नोट है, नोट यह है कि अभिकेंद्रीय जो बल होता है और अपकेंद्रीय जो बल होता है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं और विपरीत दिशा में होते हैं। यही लाइन हमने क्रिया प्रतिक्रिया में भी पढ़ी थी। क्रिया प्रतिक्रिया भी बच्चों एक दूसरे के हमेशा बराबर होती है और एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती है। इसी प्रकार से जो अभिकेंद्रीय बल है और अपकेंद्रीय बल है, ये भी एक दूसरे के बराबर होते हैं और एक दूसरे से विपरीत होते हैं। बच्चों इसके बाद में इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है बल आघूर्ण। वैसे तो ये टॉपिक आपके जो सिलेबस है उसमें बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी हम एनफ जानकारी इसके बारे में लेंगे। बच्चों कोई भी वस्तु है यदि वो घूर्णन गति कर रही है तो जिस राशि के कारण घूर्णन गति कर रही है, जिस बल के कारण घूर्णन गति कर रही है, उसे ही बलाघूर्ण कहते हैं। यदि आप किसी वस्तु को घुमा रहे हो तो आप जो उसे बल दे रहे हो वही बलाघूर्ण है घूमती हुई वस्तु के लिए। वह राशि जो किसी वस्तु को घूर्णन गति देती है, यदि आप किसी वस्तु को घूर्णन गति देते हो तो आप उस वस्तु के लिए बलाघूर्ण हो। उसी प्रकार से यदि कोई राशि है वो किसी अन्य राशि को, किसी अन्य वस्तु को घूर्णन गति दे रही है तो वो राशि उसके लिए बलाघूर्ण का काम करेगी। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, टो बराबर एफ क्रॉस आर, यानी कि रेडियस से बल को गुणा किया जाता है तब हम टो निकाल सकते हैं। यहाँ पे टो क्या है बच्चों, बलाघूर्ण। इसे टॉर्क भी कहा जाता है। और टॉर्क का एसआई मात्रक क्या होगा, आइए फाइंड आउट करते हैं। एफ का न्यूटन इंटू आर का क्या होता है, मीटर। टॉर्क का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन इंटू मीटर। इसी प्रकार से विमेय सूत्र हो जाएगा m1 L3 T-2। बच्चों L3 क्यों किया, क्योंकि मीटर हमारे पास एक और है और न्यूटन के फॉर्मूले में 2 पहले से आता है, उसमें 1 जोड़ दिया इसलिए 3 हो गया। इसके बाद में बच्चों एक हमें बात याद रखनी है कि जो बलाघूर्ण है वो एक सदिश राशि है। क्यों, क्योंकि इसमें दिशा का रोल होता है। घूर्णन गति में हमेशा दिशा का रोल होगा, इसलिए घूर्णन करते हुए वस्तुओं के लिए जो भी राशियां होंगी वो हमेशा सदिश राशियां होंगी। इसका उदाहरण पढ़ लेते हैं बच्चों। इसका उदाहरण है कि जो कुम्हार होता है उसके पास ऐसा एक औजार होता है जिससे वो बर्तन बनाता है। वो इसको घुमाता है, उसके बाद में इस पे कोई भी आकृति बनाता है या शेप बनाता है। तो बच्चों जब वो इसको घुमाता है तो वो यहाँ से घुमाता है, वो यहाँ से क्यों नहीं घुमाता, तो वो बलाघूर्ण के कारण करता है, क्योंकि बलाघूर्ण घूर्णन गति में सहायक है और इसमें जो रेडियस है, जो दूरी है, वो बलाघूर्ण के डायरेक्ट समानुपाती है। इससे क्या फायदा हुआ कि यदि हम दूरी के साथ घुमाएंगे तो घूमने वाला जो राशि है वो ज़्यादा मिलेगी और घूर्णन गति ज़्यादा होगी, इसलिए वो दूर से घुमाता है ताकि ये अधिक बार चक्कर लगा पाए। उसी प्रकार से गेट वाला कॉन्सेप्ट है बच्चों। जैसे ये गेट है तो इसमें हैंडल यहाँ पे क्यों लगाया जाता है, यहाँ भी लगा सकते हैं। यदि इस तरफ से ही खुलता है तो यहाँ से लगाने से हम इसे खोल पाएंगे। यदि हमने हैंडल पास में लगा दिया, कब्जों के पास में ही हैंडल लगा दिया, तो हम इसे खोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम इसे बल तो प्रदान कर रहे हैं लेकिन एनफ दूरी नहीं होने के कारण हम इसे बलाघूर्ण से खोल नहीं पाएंगे। इसलिए हैंडल दूर लगाया जाता है ताकि गति इजीली कराई जा सके। ये हो गया बच्चों बलाघूर्ण के उदाहरण। बच्चों इसके बाद में हम न्यूमेरिकल्स शुरू करते हैं इस चैप्टर के।
ये चैप्टर की थ्योरी हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद में हम शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि जड़त्व का नियम न्यूटन का कौन सा नियम है। तो हमने पहले जान लिया है जो पहला नियम है वो है जड़त्व का नियम, दूसरा नियम है वो है संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है बल के, और तीसरा नियम क्या था, क्रिया प्रतिक्रिया। ठीक है, तो हमें डायरेक्ट मिल जाएगा कि जड़त्व का नियम न्यूटन का पहला नियम है। और ये क्वेश्चन आ भी चुका है बच्चों, कब, 2023 में। इसी प्रकार से दूसरा नियम है कि त्वरण न्यूटन के किस नियम से संबंधित है। तो तीसरे वाले से क्या था, क्रिया प्रतिक्रिया, चौथा कोई नियम ही नहीं है। दूसरे नियम में क्या आया था, F बराबर m a, और यहाँ पे a क्या है बच्चों, त्वरण। इससे हमें पता चल गया कि न्यूटन के दूसरे नियम से हमें त्वरण की ओर बल की परिभाषा मिलती है, और पहले नियम में कोई फॉर्मूला था ही नहीं, ये था जड़त्व का नियम। अच्छा, इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि बल की 1 न्यूटन इकाई किसके बराबर होती है। बल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, F बराबर m a। तो यदि हम 1 न्यूटन की बात करें तो m को क्या लेंगे, 1 किलोग्राम, और त्वरण को क्या लेंगे, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन का मान कितना आएगा हमारे, 1 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया 1 न्यूटन का मान, 1 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे तीनों के जो मात्रक हैं वो सेम है, किंतु जो आंकिक मान है उसका डिफरेंस है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक क्या होता है। एसआई या एमकेएस की बात करें, एसआई की बात करते हैं पहले। एसआई में क्या होता है, न्यूटन। बच्चों एमकेएस में क्या होता है, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और सीजीएस की बात करें तो सीजीएस में या तो होगा डाइन, या होगा ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दोनों काय के सीजीएस के। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डाइन। और बच्चों आपको एक रिलेशन भी याद होगा कि 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 10 की घात 5 डाइन। ये रिलेशन याद रखना बच्चों, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि डाइन एक मात्रक है, काय का, बल का। और अर्घ काय का होता है, बताओ, ऊर्जा या कार्य का। और अर्घ क्या है, सीजीएस मात्रक। इसी प्रकार से यदि एसआई या एमकेएस की बात करें तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, जूल। और जूल भी काय का होता है, ऊर्जा और कार्य दोनों का। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है। बच्चों जड़त्व किस पर निर्भर करता है, जड़त्व की परिभाषा हमने क्या पढ़ी थी कि जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका जड़त्व भी ज़्यादा होगा। उसके अलावा संवेग, आकार, भौतिक अवस्था की तो कोई बात ही नहीं हुई थी, तो केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। और द्रव्यमान जिसका ज़्यादा होगा उसका जड़त्व भी ज़्यादा होगा। बच्चों इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जी का मान क्या होता है। जी का मान बच्चों हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एग्जाम्पल्स में या फिर न्यूमेरिकल्स में लेते हैं, लेकिन जी का जो ओरिजिनल मान हमने बताया था, वास्तविक मान बताया था, वो था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये होता है जी का ओरिजिनल मान।
इसके बाद में अगला क्वेश्चन था कि न्यूटन का गति का द्वितीय नियम क्या है? विपरीत बल का नियम नहीं है, जड़त्व का नियम नहीं है, गुरुत्वाकर्षण का नहीं है। गुरुत्वाकर्षण का तो ये था ना, और वो तो लास्ट वाले चैप्टर में था, न्यूटन ने तो दिया ही नहीं था। तो इसका आएगा त्वरण का नियम। दिया वो भी न्यूटन ने ही था, लेकिन गति के लिए नहीं दिया था, वो गुरुत्वाकर्षण बल के लिए दिया था। न्यूटन का द्वितीय नियम काय का है? त्वरण का नियम, या कह सकते हैं कि बल का फॉर्मूला में इसी नियम से मिलता है। उसके बाद में बच्चों क्वेश्चन आ गया कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण है, उत्पन्न करने के लिए क्या चाहिए? 236 केजी का क्या चाहिए? मास। तो आप बताइए कि निकाय पर लगाया जाने वाला बल कितना होगा? सिंपल सा फॉर्मूला है, बताओ बच्चों क्या है फॉर्मूला? F बराबर m a, यानी कि आ जाएगा 236 इंटू 4, तो किसके बराबर होगा? 944 न्यूटन के। ये फॉर्मूला तो बच्चों रट लो, F बराबर m a। आपको 2 वैल्यू दी जाएगी और तीसरी आपको निकालनी है। और जो इसके बाद अगला है, जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गति के तीसरे नियम के बारे में सत्य है? इस पे नोटिस करना बच्चों, सत्य और असत्य में बस का अंतर होता है, लेकिन हमारा आंसर गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन है कि क्रिया और प्रतिक्रिया समान, ठीक है, और विपरीत होती है, विपरीत दिशा में, और दोनों अलग अलग निकायों पर कार्य करती है। बच्चों ये सुना सुना लग रहा है, लेकिन हम अदर ऑप्शंस भी देखेंगे। क्रिया और प्रतिक्रिया परिमाण में समान और एक ही दिशा में, यहाँ पे ये गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है कि क्रिया और प्रतिक्रिया समान वो विपरीत दिशा में लेकिन समान निकाय पर, गलत हो गया। पहला वाला दोबारा पढ़ के देख लो कि क्रिया और प्रतिक्रिया समान होती है, विपरीत दिशा में होती है और अलग अलग निकायों पर लगती है। जैसे बंदूक थी, बंदूक की गोली आगे की ओर गति करती है, ये अलग निकाय है, और जो बंदूक को झटका लगता है वो अलग निकाय है और विपरीत दिशा में लगता है, परिमाण में समान लगता है। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा कि क्रिया और प्रतिक्रिया समान होती है, विपरीत दिशा में होती है और अलग अलग निकायों पर कार्य करती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों कि आकृति में दिखाए गए बल F1 और F2 का परिणामी हमें निकालना है। हमने आकृति आपको दी नहीं है, तो ये आकृति है बच्चों, ये 4 न्यूटन, ये 3 न्यूटन। तो इसको सोल्व कैसे किया जाता है बच्चों? पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय की वजह से हम यहाँ पे 4 का 3 का स्क्वायर रूट निकालते हैं और ऐड करते हैं, और हमारा आंसर आ जाता है 5 न्यूटन। लेकिन आपको डायरेक्ट समझ नहीं आएगा, इसलिए पहले मैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आपको समझाता हूँ। कि जैसे कोई हमें समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज मतलब जिसकी एक भुजा 90 डिग्री हो, तो इसके लिए यदि हमें ये होता है कर्ण, ये होता है लंब, ये होता है आधार, ठीक है। तो इन तीनों में एक रिलेशन होता है जो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें जो भी दिया हुआ हो, जैसे कर्ण और लंब दिया हुआ है, तो हम आधार का वैल्यू कैसे निकालेंगे? आधार को इधर रखेंगे, लंब को कर्ण में से घटा देंगे, तो हमें क्या मिलेगा? जैसे आधार के लिए निकालना है तो कर्ण माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है।
और यदि आधार का स्क्वायर की बात थी, आधार की बात करेंगे तो जो कर्ण प्लस लंब का स्क्वायर है इसका रूट हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा आधार। तो ये थी बच्चों पाइथागोरस प्रमेय। इसमें ऐसा है कि आकृति तो दी हुई नहीं है, लेकिन हमें पता है कि आकृति इसी टाइप से है, 4 न्यूटन 3 न्यूटन, और हमें दिया हुआ है क्या परिणामी निकालने का। तो हम एक और एरो खींचेंगे और ये समकोण त्रिभुज है, तो हम यहाँ करेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 25, और 25 को जब रूट से बाहर निकाला जाता है तो आंसर आ जाएगा 5। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर होगा 5 न्यूटन। बच्चों इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन की गति का पहला नियम किसी निकाय से संबंधित आंतरिक गुणों में से किसका परिणाम है। यानी कि पूछा गया है कि न्यूटन का जो पहला नियम है वो किसकी बात करता है, किस पर जोड़ देता है। तो आइए समझते हैं कि द्रव्यमान की, ये तो नॉर्मल सी बात है, वजन श्यानता नहीं जड़त्व। इसीलिए आपको बोला गया था कि न्यूटन का जो पहला नियम है उसके जो 3-4 नाम थे, गैलीलियो का नियम, जड़त्व का नियम, इन सब नामों को याद कर लीजिए ताकि जब क्वेश्चन आए तो आपको डायरेक्ट पता हो कि जड़त्व की बात की जा रही है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम वजन किसके बराबर होता है। क्या दिया हुआ है, W बराबर F बराबर MA या W बराबर mg, इससे निकाल लो, W बराबर mg। तो हम ये मानेंगे कि जब mg निकालते हैं तो इसका वैल्यू कितना होता है, ये तो न्यूटन है, इसका वैल्यू कितना होता है। जब मास की बात करेंगे तो इसका मान तो एक दिया हुआ है 1 किलोग्राम, तो हमें किस पर डिपेंड करना है, ओनली g पर, और g का मान कितना होता है बच्चों 9.8 न्यूटन। यानी कि g को जब हम निकालेंगे तो इधर जाएगा, किलोग्राम कट जाएगा, बचेगा न्यूटन। तो इसका आंसर हो जाएगा 9.8 न्यूटन। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है बच्चों 14वां कि एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लागू किया जाता है और ये 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण के साथ गति करती है, तो वस्तु का द्रव्यमान, सीधा सा फॉर्मूला है बच्चों, F बराबर ma, न्यूटन 20 दिए हुए हैं, द्रव्यमान हमें दिया हुआ नहीं है, और त्वरण कितना है 2 मीटर पर स्क्वायर। तो जब m की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 10 किलोग्राम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 किलोग्राम, क्योंकि त्वरण 2 दिया हुआ है, 20 न्यूटन हमें फोर्स दिया हुआ है। बच्चों अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन का दूसरा नियम मापन प्रदान करता है। दूसरे नियम में किसकी बात हुई थी, बल की। कौन सा फॉर्मूला आया था, F बराबर ma, और हमारे लगभग सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूले से हो जाएंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत न्यूटन द्वारा दिया गया था। आपेक्षिकता का सिद्धांत, आणविक सिद्धांत, सौरमंडल सिद्धांत और गति के नियम। बच्चों इनमें से कुछ भी आपके सिलेबस जैसा है ही नहीं, आपके लेवल के हिसाब से डायरेक्ट भी आप बोल सकते हो कि गति के नियम हमने पढ़े थे जो न्यूटन ने दिए थे, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गति के नियम। 17वां क्वेश्चन है बच्चों कि कोई वस्तु सतत चाल से गति करती रहती है जब तक कि उस पर कोई, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, आप सोचिए, आवेग, संवेग, बल या दाब। बच्चों ये जड़त्व का जो नियम था उसका परिभाषा ये है कि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर अवस्था में रहेगी, कोई गतिशील है तो वो गतिशील अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। तो यहाँ क्या आएगा, बल, और आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बाह्य बल।
इसी प्रकार से बच्चों अगला क्वेश्चन है कि झूले पर बैठे लड़के की गति कौन सी होती है। झूले पर कोई बंदा है, इसे झूला बनाते हैं पहले। ये बंदा गति कर रहा है, कोई लड़का गति कर रहा है, तो इसकी वृत्तीय गति तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये वृत्त में थोड़ी घूम रहा है, वृत्तीय गति नहीं हो सकती। एक समान नहीं हो सकती। एक समान क्यों नहीं हो सकती बच्चों? क्योंकि ये स्पीड अपनी कम ज़्यादा कर रहा है, इसलिए एक समान नहीं हो सकती। असमान का हम सोच सकते हैं। और आवर्ती के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जब हम किसी एक पॉइंट के इर्द गिर्द गति करते हैं, किसी एक पॉइंट को मानते हैं और उसके आसपास ही गति करते हैं, तो वो होता है आवर्ती गति। और इसमें क्या होता है कि जैसे अगर सेंटर ऑफ मास हम इस जगह को माने, तो ये झूला आगे की ओर गति करेगा, ये झूला पीछे की ओर गति करेगा, इसलिए इस गति को कहा जाएगा आवर्ती गति। जब किसी पॉइंट के इर्द गिर्द गति हो तो उसे कहा जाएगा आवर्ती गति। बच्चों इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण a से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा। m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, उस पर a त्वरण है, तो जब हम बल की बात करेंगे, हमसे पूछा है बल, तो बल क्या हो जाएगा बच्चों? ma। अब ma को कैसे लिख सकते हैं? m क्रॉस a। तो इस प्रकार से बच्चों इस चैप्टर के 19 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस बाकी है जो हम अगले चैप्टर में करेंगे या अगले लेक्चर में करेंगे। इस प्रकार से ये हमारा पढ़ने का तरीका है। इसी प्रकार से हम पढ़ते हैं कि जैसे पहले थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स भी करते हैं। तो आगे के न्यूमेरिकल्स हम अगली क्लास में करेंगे। जब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अग्निवीर की तैयारी में मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।